आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ अभिमन्यु बैच। और अभिमन्यु बैच की विशेषता क्या है मेरे प्रिय साथियों? तो अभिमन्यु बैच की विशेषता ये है कि सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी आप एक साथ करिए, क्योंकि यह इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभिमन्यु बैच इंटीग्रेटेड कोर्स लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें आप सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी एक साथ करिए। दूसरी बात करते हैं, यदि इस क्लास को आप लगातार ज्वाइन करते रहते हैं और लगातार आप एक तरीके से इसको फॉलो करते चलते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और साथ ही साथ क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, आप अपने दोस्तों को भी बताइए, आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि वे चले ऑनलाइन टेट जहाँ अभिमन्यु बैच के साथ पूरा कोर्स अच्छे से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, डेफिनेटली आप लोग दूसरों को भी बताएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। कहीं जाइएगा नहीं, अंतिम तक आप रुकिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? पहला ऑप्शन कहता है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन कहता है दिल्ली और तीसरा ऑप्शन कहता है जोधपुर और चौथा ऑप्शन कहता है नागपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोलकाता कहाँ पर है? तो कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, दिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरी बात करते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी भी है, नई दिल्ली। जोधपुर के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का एक क्षेत्र है या जिला है। फिर उसके बाद नागपुर की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो हमने देखा एक तरीके से कर्क रेखा के सबसे नज़दीक नगर कौन सा है? तो कोलकाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा नगर है? कोलकाता है। इन सभी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कोलकाता सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो कोलकाता सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? पहला ऑप्शन है इम्फाल, दूसरा ऑप्शन है अगरतला और तीसरा ऑप्शन है रायपुर और चौथा ऑप्शन है आइजोल। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा? कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप लोग बताते चलिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइजोल के बारे में बात करते हैं तो आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। तो आइजोल के बारे में ध्यान रखिएगा, आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। और मणिपुर के बारे में बात करते हैं, मणिपुर के बारे में बात करते हैं तो ये किसकी कैपिटल है? तो सॉरी, इम्फाल जो है वो मणिपुर की कैपिटल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगरतला के बारे में बात करते हैं तो त्रिपुरा हो जाएगा। तो अगरतला किसकी राजधानी है? तो त्रिपुरा की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं तो रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि सबके राजधानी को दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में। तो कई बार इस तरह के बहुत ही साधारण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो आइजोल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो सेवन सिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे सेवन सिस्टर के बारे में, क्योंकि दरअसल क्या है, अगर मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करते चलूँगा तो फिर और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। चलिए एक बार लेकिन बता देता हूँ, बाकी ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। देखिए सेवन सिस्टर के बारे में बात करते हैं तो सेवन सिस्टर में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। फिर उसके बाद बात करते हैं असम के बारे में, देख सकते हैं असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। फिर आप देख सकते हैं नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। फिर मणिपुर के बारे में बात करते हैं तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। फिर बात करते हैं मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम जो है एक तरीके से मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। फिर त्रिपुरा के बारे में बात करती हैं तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला।
फिर मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। तो ये है आपके 7 सिस्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 राज्य जो एक साथ लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड के बारे में बात करते हैं उत्तर। फिर 8 डिग्री 4 मिनट 28 मिनट सेकंड के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण के बीच में। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो 37 डिग्री 17 मिनट 35 सेकंड बिल्कुल उत्तर की ओर। फिर बात करते हैं 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड की बात की जा रही है, दक्षिण के बीच में है। या एक तरीके से 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड और 8 डिग्री 28 मिनट के उत्तर के बीच में है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, भारत का विस्तृत क्षेत्र क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो भारत के विस्तृत क्षेत्र के बारे में सही एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा हो। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा इसका। भारत की अवस्थिति लोकेशन की बात करते हैं, लोकेटेड है तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। फिर बात कह रहा है, फिर कहा जा रहा है देशांतरी विस्तार में अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। जल्दी से इसके आंसर बताइएगा। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर देशांतरी विस्तार अगर देखा जाए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर देशांतरी विस्तार अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अक्षांशी विस्तार में डी ऑप्शन क्या कहता है कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार में क्या कहा जा रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा आंसर है, बहुत ही प्यारा आंसर है। जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ना बता पाएँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका आंसर सही होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। देखिए अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो एक तो हमें यहाँ पर दक्षिणी की बात की जा रही है, 8 डिग्री दक्षिणी 4 मिनट की बात की जा रही है, डी ऑप्शन काट दीजिए। अब बात कर लेते हैं पहले के बारे में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, फिर कहा जा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी दे रहा है, यहाँ पर उत्तरी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कहता है कि भाई एक तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, नहीं ये भी गलत है, यहाँ पर दक्षिणी दे रहा है, यहाँ उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा सही होगा फिर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बताया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार आप थोड़ा से मैप में देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से सारा कुछ कंफर्म हो जाए। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बताया गया है। फिर देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर बताया गया है भारत का देशांतरीय विस्तार। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं भारत की अगर उत्तर दक्षिण की लंबाई देखा जाए तो कितनी है 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, ज़्यादा यहाँ समय लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आगे के प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से निम्न जोड़े में से कौन सा सही नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है। उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर बताया जा रहा है। कौन सा इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग मीटर है और भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन यहाँ पर एक पुराना है, चलिए इसमें पूछ रहा नहीं वाला। तो भारत में अगर देखा जाए तो राज्यों की संख्या 26 नहीं है, बल्कि भारत में अगर देखा जाए तो राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, इनमें से सभी। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। मैं आपको पूरी तरीके से मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। देखिए कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं, तो कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गुजरात, तो गुजरात से फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, फिर आप देख रहे हैं झारखंड, फिर देख रहे हैं त्रिपुरा, फिर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, फिर आप देख रहे हैं मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जाती है, 8 राज्यों से। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं, फिर वहाँ पर ऑप्शन करिएगा। चलिए बता देता हूँ एक बार फिर से, जैसे कि बात करते हैं आपको मिलेगा पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर आप देख रहे हैं एक तरीके से मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से क्या है, कर्क रेखा होकर जाती है। कितने राज्य से होकर जाती है, 8 राज्यों से। अब आपको बताना है कि इसमें कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी आपने देखा था ऑप्शन में, आप त्रिपुरा भी आपने देखा था, मिजोरम, मध्य प्रदेश भी आपने देखा था, मिजोरम भी आपने देखा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। पहला ऑप्शन है 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, दूसरा ऑप्शन कहता है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में, तीसरा ऑप्शन कहता है 0 और चौथा ऑप्शन कहता है एक तरीके से 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में काटता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। वैसे तो 2 बराबर भागों से अगर देखा जाए भारत को, अच्छा भारत की बात की जा रही है, वो तो विषुवत रेखा है पृथ्वी को, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा ही सही हो जाएगा। चलिए डी ही सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों की कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है। अब ऐसे प्रश्न गलत तो नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, यानी कि कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में आप लोग बताइएगा, अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से अगले प्रश्न के आंसर बताइएगा। निम्नांकित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा नगर है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा एक तरीके से प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सब देखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सब देखा जा रहा है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। भूलिएगा नहीं। सोचिए आपकी एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक बताया था कोलकाता, अब बता दिया एक तरीके से। अभी आपने देखा ना कि कर्क रेखा के निकटतम में मैंने आपको बताया कोलकाता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो एक तरीके से निम्नलिखित में से कर्क रेखा की निकटतम दूरी स्थित है तो गांधीनगर पे, ठीक है। और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की राजधानी है। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा मानी जाती है? यानी कि माध्याह्न रेखा कौन सी मानी जाती है, जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। मानक रेखा जिसे आप कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जिसे आप कहते हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद के नैनी से मानक रेखा जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को ऑप्शन कमेंट में बताना है कि कौन कौन से राज्य से होकर जाती है मानक रेखा, एक बार कमेंट में बताइएगा। चलिए इसमें का ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है 10 डिग्री चैनल को कौन सा द्वीप युग्म क्या करता है? अलग करता है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब आप देख सकते हैं मैप में सारा कुछ यहाँ पर है। ये देखिए 82.5 डिग्री पर क्या है कि मानक रेखा इस तरीके से ऊपर आती है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कितने राज्यों से होकर जाती है, इस बात को आप लोग को बताना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ साइकोलॉजी के प्रश्नों के बारे में। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो जल्दी से इसके आंसर बताइएगा फटाफट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या भूमिका होना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले तो ये बता देता हूँ। व्यक्तियों की क्षमता, रुचि, योग्यता जानने की कोशिश करें। व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार आप क्या करें? व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से दोनों, ए और बी दोनों सही हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आएगा। जल्दी से बता दीजिए मेरे प्रिय साथियों, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं आएगा, आ जाएगा अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो, ठीक है। यदि आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंशियल होता है, अंतर होते हैं, उसको पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक तो पहली बात ये होनी चाहिए व्यक्तियों की क्षमता, ठीक है, और रुचि और योग्यता को जानने की वे कोशिश करें। दूसरी बात करते हैं व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार उनको पाठ्यक्रम के साथ समायोजित करने का प्रयास करें। ये टीचर की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से भूमिका होती है और व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लगातार आप लोग जुड़े रहिए। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और जो आपका सीए होता है कालानुक्रमिक आयु के बारे में बात करती हैं 4 वर्ष से अधिक है, तो बच्चे का आयु लेवल क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न आपके गलत होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए, सभी का सही होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आप लोग बता दीजिए। चलिए फॉर्मूला मैं बता देते हैं भाई, MA/CA हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा IQ लेवल बताने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मानसिक आयु का मतलब हो जाता है 5 और यहाँ पर CA का मतलब हो जाता है 4, ठीक है। CA का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 आप कर दीजिए। अब 4 से अगर भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा?
25 हो जाएगा, 25 चौको 100 होता है और 25 को 5 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन पहला सही हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आप लोग गलत करते हैं, बिल्कुल नहीं, चिंटू पेट्टो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को आप पहचान कर लेते हैं या कठिनाइयों की पहचान होती है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। आज ही मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन में, प्लेसमेंट, संक्षेप, निरंतर और निदान। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे प्रश्न आपकी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी सही। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु 7 वर्ष है और उसे किस श्रेणी में आप बांटेंगे या वर्गीकृत करेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाता है सामान्य बुद्धि से नीचे, दूसरा ऑप्शन हो जाता है सामान्य बुद्धि, तीसरा ऑप्शन हो जाता है श्रेष्ठ बुद्धि और चौथा ऑप्शन हो जाता है जीनियस। जल्दी से इसका आंसर बताइए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न आपके गलत होंगे। ठीक है, फटाफट आंसर बताते चलिए मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करते चलिए। जो लोग चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वे ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये मान के चलें कि सीटेट से संबंधित सारी जानकारियाँ इस पर शेयर की जाएंगी, या सीटेट या सुपर टेट या यूपी टेट कुल मिलाकर टेट से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, कौन सा सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि परीक्षण के लिए, ठीक है, अभी 20 मिनट हुआ है, 1 घंटे की क्लास होगी। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय। विषय, अनुदेशात्मक उद्देश्य, सवालों से और शिक्षण से, शिक्षण समय से। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका ये आंसर गलत होगा आपका। चलिए अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सॉरी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी सही। चलिए अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की मदद करता है। एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की मदद करता है। सीखने वाले की सामाजिक स्थिति की पहचान करना, सीखने वाले की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करना, तर्क करना, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, और डी ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बता दीजिए। तब तक आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए जिन लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक है, वे क्या करें, प्रयास अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो शेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा भाई पे शेयर भी कर दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शेयर भी कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इरफान खिलौने तोड़ते हैं, इरफान जो है खिलौने तोड़ते हैं, तोड़ता है, अपने घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें विघटित करते हैं। तो तुम क्या करोगे, इरफान को कभी खिलौने नहीं देंगे या नहीं दोगे, हमेशा कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को चैनलाइज करेंगे आप, और उसे समझाएंगे कि खिलौने तोड़ने नहीं चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए भैया, इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इरफान क्या कर रहा है, खिलौने तोड़ रहा है। ठीक है, और अपने घटकों का पता लगाने के लिए वो चाह रहा है कि ये जो खिलौने हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि खिलौने में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं और किस उसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अगर गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, सॉरी तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, तोड़ने के बाद वो क्या कर रहा है, पता लगा रहा है भाई इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें एक तरीके से जुड़ी हुई हैं।
तो बस आप क्या करेंगे, आपका वही कर्तव्य है कि बच्चों को आप समझा दीजिए, उसे उसकी जिज्ञासा जो प्रकृति है उसको प्रोत्साहित करिए और उसकी ऊर्जा को आप चैनलाइज करिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है, सोचिए एक बार। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों को विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों को विशेषता नहीं है? मतलब बच्चों के प्रेरित करने वाले विशेषता नहीं है। वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें अपने काम में मजा आता है। और दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, वे काम करते समय उच्च स्तरीय ऊर्जा की प्रदर्शित करते हैं, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद है। जल्दी से इसका आंसर बताइए भैया, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हमेशा की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन लगा दीजिए, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता एक गलत हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता नहीं है, अनुक्रमिकता नहीं है, विशिष्ट से सामान्य और प्रतिवर्ती नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए भाइयों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा माना जाता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका हिस्सा माना जाता है, एक हिस्सा माना जाता है भावनात्मक विकास का और बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का और सामाजिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि बौद्धिक विकास। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, आप लोग जल्दी से भागने लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, दिल्ली में। ये तो कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में और मैंने कई बार पढ़ाया भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, देहरादून, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है, जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए। फैजाबाद, मुंबई, हैदराबाद और मुरादाबाद। ठीक है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए और आप लोग एक काम और करते चलिए, शेयर भी करते चलिए। ठीक है, तो आज थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, अगर आप लोग सजेशन करेंगे तो क्लास को मैं थोड़ी सी छोटी भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों की सजेशन और यानी कि सुझाव के आधार पर क्लास चलेगी। ठीक है, चलेगी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको जो भी सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चैट बॉक्स में मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चैट वाला क्या होता है वो हट जाता है। ठीक है, कमेंट वाला दीजिएगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। सिंपल से बात ये है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जोर किस पर उन्होंने दिया है? सामाजिक पर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, और सी ऑप्शन कहता है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है। उपरयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कौन सा विकल्प है जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर सही है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। मैंने जितने भी ऑफलाइन वाले छात्र हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है, और ऑनलाइन वाले छात्रों को भी मैंने पढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न के गलत होंगे। ठीक है, अगर गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब उनका रिवीजन सही से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद होती है। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। साइकोलॉजी का ये लास्ट प्रश्न होगा जहाँ तक मुझे लगता है।
बिल्कुल साइकोलॉजी का लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? डेविड वेसलर, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बिने। तो ऐसे प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए भाई, बता दीजिए फिर ऐसे प्रश्न में, बता दीजिए जल्दी से इसका बता दीजिए आप लोग। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ ईवीएस के प्रश्न हैं। अब ईवीएस के प्रश्न होंगे, आइए देख लेते हैं ईवीएस के कौन कौन से प्रश्न हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कथन है निम्न में से कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने, समावेशी व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ मूल्यांकन शिक्षार्थियों को नेतृत्व करना और जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। जल्दी से आंसर बता दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न आपके गलत होने चाहिए। बता दीजिए भैया, फटाफट आंसर बताते चलिए। चलिए कुछ लोग जाने का प्लान बना रहे हैं, नहीं कहीं जाना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग के लिए जानने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना। और सी ऑप्शन कहता है कि निर्णय लेने के लिए छात्रों को कौशल बढ़ाना, छात्रों में कौशल बढ़ाना। और डी ऑप्शन कहता है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार ये है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देने के लिए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बीज अनुकरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अनुकरण मतलब बीज कैसे अनुकरित होता है, इसकी अवधारणा को सबसे अच्छा तरीका क्या है जो हम पढ़ा सकते हैं, यानी कि हम उसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर अनुकरण करने की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अनुकरण को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, और बीज अनुकरण की तस्वीरें दिखाकर। देखिए इसमें चारों सही हैं, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट बताना है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट सही है, क्योंकि पूछा जा रहा सबसे अच्छा कौन सा है, पूछा जा रहा सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, सम्मान कीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, और छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। छात्रों के मन को भ्रमित करेगा, इसलिए यहाँ पर पहेली और पजल को नहीं शामिल किया गया है ईवीएस के पाठ में। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। भाई देखिए ईवीएस के आप शिक्षक हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के आप शिक्षक हैं। आप क्या कर रहे हैं? चिड़ियाघर ले जाने के लिए एक योजना बना रहे हैं छात्रों को। निम्नलिखित में से आप कौन सी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति बच्चों को नहीं देंगे? पहला ऑप्शन है कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे।
चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उस चित्र का बनाने के लिए अपने ड्राइंग की किताबें को साथ ले जाना। और दूसरा ऑप्शन कहता है चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना के साथ ले जाना। और तीसरा ऑप्शन कहता है, सॉरी डी ऑप्शन कहता है चिड़ियाघरों में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप क्या नहीं करने देंगे ये बताना है। चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा से मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जो लोग नए हैं वे ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो मतलब खाने ले जाने के लिए आप बता देंगे भैया आपको खाने नहीं ले जाना है। ठीक है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाने ले जाने के लिए आप मना कर देंगे क्योंकि वहाँ वर्जित होता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ, अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रत्येक सप्ताह के लिए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। सी ऑप्शन हो जाता है वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य करना। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, बहुत ही आपके पास कम समय बचा हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे क्लास कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। पाँच पेज और बचे हैं, 52 पेज मत देखिए। ठीक है, 52 पेज मत देखिए, 5 पेज और बचे हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। और डी ऑप्शन कहता है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं छात्रों को अपने दम पर सीखने, अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करने के लिए। बस एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों में से जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। और असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने, उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना, माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए साथियों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को उनकी जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने, उन्हें स्पष्ट करने का आप क्या करते हैं? अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा से और क्वेश्चन बचे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पहली बैठक हुई थी। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था?
देखिए जब 9 दिसंबर को एक तरीके से पहली बैठक हुई थी तब अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ, स्थायी मीटिंग की गई, यानी कि एक तरीके से स्थायी बैठक हुई थी, सॉरी 11 दिसंबर को फिर मीटिंग हुई 1946 को, तो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर को क्या होता है, एक तरीके से नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ऐसे प्रश्न तो आप मत गलत करिए भाई, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। तो अगर देखा जाए अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल जी और भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसे प्रश्न तो नहीं गलत होना चाहिए भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा D सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D सही। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के किसे बनाया गया है, संविधान सभा में अगर देखा जाए तो किसे स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, तो पहला ऑप्शन हो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इस तरह के प्रश्न मत गलत करिए भैया, ऐसे प्रश्न यदि आप गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप रिवीजन नहीं कर रहे, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C सही हो जाएगा। स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन था, किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। बस 2 से 3 और प्रश्न हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। संविधान सभा में अगर देखा जाए तो अंतिम रूप से कब इसे पारित किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड किया गया था, बता दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा D सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू कर दिया गया, फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 और एक तरीके से 26 जनवरी 1950। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए भैया, ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना है। चलिए D ऑप्शन सही हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो भारत कब गणतंत्र बन जाता है, इंडिया बिकम आ रिपब्लिक बन जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947 और एक तरीके से 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बस यही लास्ट क्वेश्चन होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा C सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारत गणतंत्र बन जाता है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन क्या होता है कि संविधान पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाने लगता है। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे प्रश्न, हमने आपको सारे प्रश्नों के बारे में बता दिया। अब आपको यह क्लास कैसे लगी, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट बेहतर आता है, अगर आपका सुझाव बढ़िया से आता है, आपको लगता है कि हमने जो मेहनत किया वो अच्छा है, तो फिर एक क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी एक तरीके से कोई फीडबैक हमें नहीं दिया जा रहा है, तो फिर 1-2 दिन क्लास चलेगी, फिर उसके बाद मैं भी इसे स्थगित कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, वो आप जानते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।